हेलो बच्चों। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 की अध्याय नंबर 10 की प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन नामक चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो वीडियो नंबर है वो पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब क्या होते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है, और गोली दर्पण से संबंधित कुछ तथ्य के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हो गया कि मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस तल क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। ठीक इस सारे टॉपिक के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा, ये मेरी पूरी गारंटी भी है। तो क्या कहते हैं, सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है प्रतिबिंब। तो जैसे कि प्रतिबिंब, आप कभी भी अपना चेहरा शीशे में जाके देखते हैं तो जो शीशा में दिखाई देता है वही आपका क्या है, प्रतिबिंब है। आप अब कभी थाली बर्तन कोई उठाते तो उसमें क्या होता है, हल्का हल्का आपका चेहरा दिखाई देता है, तो वो क्या है, आपका प्रतिबिंब है। आप किसी वाहन में जाते हो, वाहन में क्या होता है, जो साइड में दर्पण लगा रहता है उसमें किसी दूसरे इंसान की चेहरा या अगर आप अपना चेहरा देखते तो वो क्या है, प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब है, तो उस प्रतिबिंब की डिफिनीशन क्या होगी, आखिर में वो प्रतिबिंब बनता कैसे है, किस तरीके से आप उस प्रतिबिंब को देख पाते हैं, इसी सारी चीजों के बारे में हम क्या करेंगे आज के इस वीडियो में, क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, हेडिंग डालते हैं प्रतिबिंब। और यदि आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं पूरी कोशिश से आपके साथ लगा हुआ, इसलिए आप भी हमारी सहयोग करिए, हम भी आपको आपका विश्वास और आपका अच्छे परसेंटेज के लिए लगातार मेहनत करते रहेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं क्या, प्रतिबिंब। पहली हेडिंग आपको डालना है कि क्या, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब जो होता है उसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। तो इमेज कब बनता है, ये चीज आप समझिए थोड़ा, कि इमेज किस कंडीशन में बनता है, क्या कंडीशन जरूरी होती है तब जाके इमेज बनता है। तो देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण, कोई भी प्रकाश की किरण जिस वस्तु का इमेज बनाना है उस वस्तु पे जब आके गिरेगी और वहां से गिरने के बाद जहां पे वो इमेज बन रहा है, जहां पे उस वस्तु जैसा कुछ दिख रहा है, वहां पे जाके वो प्रकाश किरण मिलती है, तब जाके वहां पे उसका प्रतिबिंब बनता है। ये चीज आपको ध्यान रखना। जैसे मैं अगर किसी दर्पण के सामने खड़ा हूं तो हमारे सामने से जो प्रकाश किरण है वो हमारे ऊपर गिर रही, और हमसे टकराने के बाद दर्पण के ऊपर जाके क्या कर रही, गिर रही, तब हमारा प्रतिबिंब दर्पण पे बन रहा है। अगर वही अंधेरा हो जाए तो ना कोई प्रकाश किरण आएगी, ना हमसे टकराएगी, ना हमारा प्रतिबिंब दर्पण में बनेगा। तो प्रतिबिंब कब बनता है, जिस वस्तु का प्रतिबिंब बनना है उस वस्तु पे प्रकाश गिरती और टकराने के बाद किसी जाके चमकदार पृष्ठ पे, किसी समतल पृष्ठ पे, या किसी मिरर पे, या किसी दर्पण पे जाके गिरती है, तब जाके वहां पे क्या होता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब की सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, परिभाषा को देख लेते हैं कि प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, किसी, आप लोग नोट्स भी बनाते चलिए, क्योंकि मैं पूरे टॉपिक में आपको इस तरीके से बता रहा हूं कि आप एक बेस्ड नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए, किसी वस्तु से, किसी वस्तु से चलने वाली, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से, किसी चमकदार सतह से टकराने के बाद, टकराने के बाद किसी दूसरे बिंदु पर, किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है,
मिलती है तो वहां पर वस्तु का, तो वहां पर क्या मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, तो वहां पर, तो वहां पर वस्तु का, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ये क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का परिभाषा हो जाएगा। एक बार इस परिभाषा को फिर से हम लोग देख लेते हैं। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराने के बाद किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, तो उस बिंदु पर जब मिलती हुई प्रतीत होती है तो वहां पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो अगर इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करें तो ये मार्कर आप देख रहे हैं, ये मार्कर के पीछे क्या हो रहा है, प्रतिबिंब दिख रहा है, इसका दो दो प्रतिबिंब बना है। अब आप बोलेंगे कि सर इसका दो दो प्रतिबिंब कैसे बना, तो जो एक क्लास है जहां पे इस वीडियो की रिकॉर्डिंग चल रही, इसमें क्या है, दो बल्ब लगे हुए हैं। इस क्लास में रियलिटी में जो बताऊं तो इस क्लास में दो बल्ब लगे हुए हैं। तो एक बल्ब आपका इस साइड लगा हुआ है, एक बल्ब इस साइड लगा हुआ है। तो एक बल्ब उधर से रोशनी आ रही, एक बल्ब से इधर से। तो वो रोशनी क्या कर रही, इस वस्तु से टकरा रही, इस वस्तु से टकरा रही, इसलिए दोनों रोशनी की वजह से यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कितना बन रहा है, दो प्रतिबिंब बन रहा है। समझ गए। तो ये प्रकाश की किरण पहले इससे आई और टकराने के बाद क्या कर रही, यहाँ पे मिल रही, यहाँ पे मिल रही, इस वजह से इसका क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो पहले बल्ब से जो प्रकाश की किरण आई वो क्या की, इस मार्कर से टकराई और उसका प्रतिबिंब ये वाला है, और जो इस साइड है तो इस तरफ बल्ब लगा, उससे जो रोशनी आ रही है उसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। तो ये चीज क्या करनी है आपको, समझनी है कि प्रतिबिंब किस तरीके से बनती है। तो जब वस्तु से टकराने के बाद जिस दूसरे बिंदु पे इस वस्तु से प्रकाश की किरण टकराई और इस दूसरे बिंदु पे काटी, तब जाके यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बनता है। इस चीज को आप समझिए। ठीक। अब जो ये प्रतिबिंब होता है ये दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे लिखिए क्या, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, वास्तविक। पहला प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। इस वास्तविक प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। इस वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इमेज। यहां पे लिख देते हैं रियल इमेज। ठीक। सेकेंड वाला जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब। सेकेंड क्या है, आभासी प्रतिबिंब। तो ये जो आभासी प्रतिबिंब है, इस प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। तो ये दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं। इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो पहला वास्तविक प्रतिबिंब है, इस वास्तविक प्रतिबिंब को पढ़ेंगे। यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं फर्स्ट, जिसका नाम क्या है, वास्तविक, वास्तविक। और क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। तो इस वास्तविक प्रतिबिंब की हम लोग क्या करेंगे, अब परिभाषा देखेंगे। ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग जो हेडिंग पढ़ेंगे वो वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें लिखिए, किसी किसी वस्तु से, किसी वस्तु से चलने वाली, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण
किसी दर्पण या परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद वास्तव में मिलती हैं वहां पर वास्तव में मिलती हैं, तो उस बिंदु पर तो उस बिंदु पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो ये क्या हो जाएगा, इस वास्तविक प्रतिबिंब का जो परिभाषा होती है वो यही होगी कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण किसी दर्पण या परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद वास्तव में मिलती है, तो उस बिंदु पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो ये क्या हो जाएगा, अभी आपको मैं एक चीज बताऊं कि जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है ये क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। मतलब आप अगर चेहरे में देखते हैं जो प्रतिबिंब, तो आपको सीधा दिखाई देता है, जो आप दर्पण में देखते हैं वो सीधा दिखाई देता है। तो वहां पे जो प्रतिबिंब रहता है वो कैसा रहता है, आभासी प्रतिबिंब रहता है, और जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग हेडिंग क्या डाल देते हैं, आभासी प्रतिबिंब। तो इसको साफ कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ लेंगे, आभासी प्रतिबिंब की डिफिनेशन को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो बच्चों जो हम लोग आभासी प्रतिबिंब का डिफिनेशन देखेंगे उसमें वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अभी ये जो आपके सामने जो डिफिनेशन लिखा हुआ है वो पुराना वाला ही डिफिनेशन लिखा हुआ है, बस यहाँ पे वास्तविक की जगह पे आभासी लिखा गया है। तो वास्तविक और आभासी में बस इतना अंतर होता है कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण किसी दर्पण या परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद आभासी रूप में मिलती है। यहाँ पे क्या लिख देना है, आभासी रूप में मिलती है, तो उस बिंदु पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरीके से आप बस थोड़ा सा चेंज कर लेंगे तो आपके पास आभासी जो प्रतिबिंब होगा उसकी परिभाषा मिल जाएगी। तो बार बार आपको याद नहीं करना पड़ेगा, इसी परिभाषा से क्या होता है कि आपकी पूरी जो जर्नी है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब की ये खत्म हो जाएगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक चीज और आपको ध्यान देना है, जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, हमेशा सीधा बनता है। तो ये चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान देनी है। तो इस तरीके से हमारी जो प्रतिबिंब की जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से अब खत्म हो चुकी है। अब हम लोग जो टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो जो टॉपिक होगा वो दर्पण के बारे में होगा। मतलब जिसमें आप लोग अपना चेहरा देखते हैं, कोई दर्पण देखते होंगे जिसमें आपका चेहरा बड़ा दिखाई देता होगा, कोई दर्पण देखते होंगे जिसमें आपका चेहरा छोटा सा दिखाई देता होगा। तो उस सारी चीजों को क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने वाले। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, दर्पण। इस दर्पण को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिरर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, गोलीय दर्पण। इस गोलीय दर्पण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर का मतलब स्फीयर से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि स्फेरिकल मतलब कोई गोला जैसा होगा। अब बात आती है कि स्फेरिकल नाम क्यों दिया गया। तो आप बहुत सारी जगह पे देखे होंगे, कोई कोई जो दर्पण होता है वो हल्का सा बीच में से दबा होता है, और कोई कोई जो दर्पण होता है वो हल्का सा बीच में से उभरा हुआ होता है। तो वो सब कैसे बनाए जाते हैं, कभी आप अपने घर का जो मिरर है, जो दर्पण है, उसको देखे हैं, जरूर देखे होंगे। तो आप जब घर के दर्पण देखते हैं तो वो आपको एकदम सीधा दिखता है। ठीक, तो वो जो रहता है वो आपका एकदम प्लेन मिरर रहता है, वो एकदम समतल दर्पण रहता है। ठीक, उसमें जितने बड़े जो इंसान होते हैं उतने ही बड़े उसमें दिखाई देते हैं।
तो इसमें क्या होता है, जो स्फेरिकल मिरर होता है वो क्या होता है, किसी कांच का खोखला गोला होता है। जैसे कांच का कोई चीज है वो पूरा खोखला गोला है। खोखला गोला का मतलब समझे, जैसे आपके पास फुटबॉल है तो फुटबॉल के अंदर अंदर क्या भरा रहता है, हवा भरा रहता है। तो वो उसी तरीके से कांच का क्या होता है, वो खोखला गोला रहता है। उस खोखले गोले का जब छोटा छोटा टुकड़ा हम लोग करते हैं तो उससे जो दर्पण मिलता है उसे क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण बोलते हैं। अब अगर दर्पण की बात आई आपके सामने, तो जो दर्पण होता है वो दर्पण में एक तरफ तो आपका अपना चेहरा या कोई वस्तु उसके पास ले जाते हैं तो वो चीज दिखता है, जबकि दूसरे तरफ उसमें क्या होता है, दूसरी तरफ ये होता है कि उसके पीछे तरफ आपका कभी लाल कलर का कली लिखा रहता है और लाल कलर का पेंट किया गया रहता है, कभी काले कलर का पेंट किया गया। तो वो जो काले कलर या लाल कलर की जो पेंट की गई रहती वो क्या होती, लाल ऑक्साइड, जिसको रेड ऑक्साइड बोलते हैं। या जो पारा होता है, पारा का नाम सुने होंगे। पारा जो होता है वो द्रव के रूप में पाया जाने वाला एक तरल अवस्था में धातु है। तो उसके ऊपर जो दर्पण रहता है उसका एक तरफ तो चमकदार होता है और उसके पीछे, मतलब अगर उसके पीछे कलई न किया जाए तो इस पार से हम लोग उस पार देख सकते हैं। ठीक, तो उसके पीछे कलई किया जाता है ताकि उसमें जो भी वस्तु उसके सामने रखी हुई है उसका क्या हो, प्रतिबिंब वो बनाए। तो वो जो कलई किया जाता है वो दो चीज की किए जाते हैं, एक तो लाल ऑक्साइड या रेड ऑक्साइड या पारे की कलई किया जाता है और बहुत सारी चीज की कलई किया जाता है। ठीक, तो इसको हम लोग लिखते हैं जो गोली दर्पण होता है, इस गोली दर्पण की परिभाषा। तो यहां पे लिखेंगे गोली दर्पण, गोलीय दर्पण, दर्पण किसी खोखले गोले की, किसी कांच की, किसी कांच की, किसी कांच के खोखले गोले का, किसी कांच के खोखले गोले का, गोले का, गोले का कटा हुआ, कटा हुआ भाग होता है, भाग होता है, जिसके, जिसके एक तरफ, एक तरफ, जिसकी एक तरफ लाल ऑक्साइड, लाल ऑक्साइड या पारे की कलई, पारे की कलई और दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ परावर्तक पृष्ठ होता है, दूसरी तरफ परावर्तक पृष्ठ होता है। ठीक, अब जो कांच का खोखला गोला होता है, क्योंकि अगर दूसरी तरफ परावर्तक पृष्ठ होगा तो उसके सामने कौन सी वस्तु रखी है, क्या रखी है, वो किसी को दिखेगा ही नहीं। तो इसलिए उसका एक तरफ क्या होता है, परावर्तक होता है और दूसरी तरफ क्या किया जाता है, तले किया रहता है। तो जो गोली दर्पण होता है ये दो प्रकार के होते हैं। तो आगे आपको हेडिंग डालना है क्या, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, अवतल दर्पण, पहला अवतल दर्पण। तो इस अवतल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इस अवतल दर्पण को इंग्लिश में कहा जाता है कॉनकेव मिरर। ठीक, और जो सेकंड होता है, जो सेकंड होता है उसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं, उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे सेकंड डालिए, सेकंड का नाम क्या है, उत्तल, सॉरी उत्तल दर्पण। तो ये जो उत्तल दर्पण होता है, इस उत्तल दर्पण को क्या बोला जाता है, कॉन्वेक्स मिरर। इसको क्या बोला जाता है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक,
तो ये चीज आपको ध्यान रखना है ताकि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों जानते रहें, ताकि कोई भी आपके सामने सीबीएसई बोर्ड का लड़का है तब भी उसको आप एक बार हिंदी में ही समझा सको, लेकिन समझा सको अगर आप उसका इंग्लिश और हिंदी नेम जानते रहेंगे तब। तो जो अवतल दर्पण होता है, यहाँ पे केव शब्द आया है, तो केव का मतलब क्या होता है? केव का मतलब होता है गुफा। केव का मतलब क्या होता है? गुफा। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गुफा जैसा हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण बोलेंगे। और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गुफा जैसा न हो, उसका शेप किसी दूसरे तरीके का हो, जिसको हम बताएंगे कि उसको आप कैसे पहचानेंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे जो कॉन्केव है, उस कॉन्केव का हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले चित्र देख लेते हैं, फिर कॉन्वेक्स का देखेंगे। तो सबसे पहले मान लो कि कोई आपके पास एक कोई खोखला गोला है, ये कोई आपके पास खोखला गोला है, एक इधर भी बना लेते हैं और एक इधर बना लेते हैं। ये आपके पास दो क्या है? खोखले गोले हैं। और इस खोखले गोले के थ्रू आप क्या देखोगे? जो गोली दर्पण है उसको आप पहचानने की बात करोगे, क्योंकि अभी आप जो गोली दर्पण का परिभाषा लिखी वो क्या लिखी? गोली दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। तो एक क्या है? पूरा खोखला गोला है। अब मान लो कि ये जो गोली दर्पण है, इसका थोड़ा सा पृष्ठ, ये वाला जो पृष्ठ आपको दिख रहा है, इस वाले पृष्ठ पे आप क्या कर दो? कलई कर दो। इस वाले पृष्ठ पे कलई कर दो। और इतना जो भाग है ये क्या है? इधर कलई कर दी। और जो बाकी खोखला गोला है, इस पूरे जो खोखले गोले हैं, इस खोखले गोलों को क्या करो? हटा दो। यहाँ पे डॉट डॉट ऐसे कर दो। आप पेन से बनाना तो इस पूरे फिगर को देख लेना, तो आप क्या करोगे? बनाओगे। तो इस तरीके से आप कर दी। तो अब आपको क्या दिख रहा है? ये तो आप पीछे की तरफ तो क्या कर दिए? पीछे की तरफ आप कलई कर दिए। और ये वाला जो पृष्ठ आपको अंदर वाला पृष्ठ दिख रहा है, जो ये अंदर वाला पृष्ठ दिख रहा है, उस तरफ तो कलई कर दी। जो अंदर वाला पृष्ठ है ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। अब ये परावर्तक पृष्ठ जो है ये क्या है? गुफा जैसा है कि नहीं? इस तरीके का बना रहा है कि नहीं? तो अगर कोई दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ इस तरीके का गुफा जैसा बना रहा हो, तो उस वाले दर्पण को हम लोग क्या बोलेंगे? उस वाले दर्पण को बोलेंगे अवतल दर्पण। उस वाले दर्पण को क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक। अब नेक्स्ट पे हम लोग पूछते हैं, तो इसमें आपने क्या किया था? जो गोली दर्पण था इसके बाहरी वाले पृष्ठ पे कलई की थी, और इस वाले में क्या किया है? गोली दर्पण के अंदर वाले पृष्ठ में आपको क्या करना है? कलई करना है। इस वाले दर्पण में आपको क्या करना है? जो गोली दर्पण है उसके अंदर वाले पृष्ठ में कलई कर देना है। बाकी सारे पृष्ठ को आपको डॉट डॉट बना देना है। क्या डॉट डॉट बनाने का मतलब? आपका गोली दर्पण बस महसूस कर रहा है, वास्तव में यहाँ पे गोली दर्पण कोई है नहीं। आप अगर इस तरीके से डॉट डॉट बना देंगे तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो क्या होगा? इसका जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो बाहर की तरफ है, क्योंकि अंदर तो कलई किया दिया गया है, अंदर तो कोई चीज परावर्तक होगा नहीं, क्योंकि बाहर वाला तब जो सरफेस रहेगा, जो उभरा हुआ सरफेस है, जो इस तरफ गुफा का जस्ट उल्टा जो इस तरीके से उभरा हुआ सरफेस है, वो क्या है? परावर्तक है। तो ऐसा दर्पण जिसका उभरा हुआ सरफेस परावर्तक हो उसको क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण बोलेंगे। क्लियर है आपको? तो मुझे समझ में आ रहा है जहां तक कि ये चीजें जो मैं आपको बताया हूं, ये चीजें क्या होंगी? आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। तो आप क्या करेंगे? थोड़ा सा फिगर को सुंदर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? ये जो बिंदु दिख रहा है, इस वाले बिंदु को, जो इस पूरे सर्कल के क्या है, इस पूरे गोले के केंद्र में, इसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं, जिसको सी से लिखते हैं। यहाँ पे ये वक्रता केंद्र हो जाएगा। और ये वाली जो लाइन आपको दिख रही, ये क्या है? मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष। तो इस चीज थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक। बाकी ज्यादा कुछ की जरूरत है नहीं। समझ गए? तो ऐसे ही फिगर है। अब हम लोग क्या करेंगे? अवतल दर्पण की परिभाषा लिख लेते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग यहाँ पे डाल दो, क्या? अवतल दर्पण। आपको हेडिंग डालना है क्या है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। तो इसका परिभाषा आप क्या लिखोगे? इसी के सामने मैं लिख देता हूं, उसी के नीचे लिख दूंगा, जिससे कि आप लोग लिख दो। और सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, हेडिंग के नीचे आप एक फिगर बना लेंगे और उसके नीचे लिखेंगे ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक परावर्तक पृष्ठ का मतलब जहां से प्रकाश का परावर्तन होता है उस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा होता है, दबा होता है,
दबा होता है। देखो इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की तरफ क्या है, दबा है, बाहर वाले पृष्ठ पे कलई किया गया। जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ दबा होता है उसे उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण की परिभाषा। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का हम लोग क्या करते हैं, उस साइड तो जगह कम है, उससे ज्यादा इस साइड जगह है, तो हम लोग उत्तल दर्पण का परिभाषा यहाँ पे लिख लेते हैं। तो आप यहाँ पे उत्तल दर्पण का परिभाषा क्या लिख सकते हैं, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इस पूरे जितने भी गोली दर्पण से टॉपिक है उस टॉपिक की एक अच्छी सी डिफिनीशन है। अब हम लोग क्या करेंगे, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, जो गोली दर्पण होते हैं उसमें कुछ मुख्य टर्म होते हैं, जैसे द्वारक होता है, वक्रता केंद्र होता है, मुख्य अक्ष होता है। ठीक, इन सारे डिफिनीशन को क्या करेंगे आगे अब हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। उसको भी आप लोग क्या करिए, ध्यान से देखते चलिए। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, जो गोली दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती हैं उस सारे परिभाषाओं को अब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले गोली दर्पण किस तरीके से बनाया जाता है उसको आप लोग देख लो। तो यहाँ पे आपने अभी दो तरीके की गोली दर्पण को क्या किया है, पढ़ा हुआ है। तो उसमें एक अवतल था और एक क्या था, उत्तल था। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर अवतल का बना लेते हैं। अवतल गोली दर्पण ऐसा ही था जिसका अंदर का पृष्ठ क्या था, परावर्तक था। तो उसको हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले आप उल्टा सी जैसा बना लोगे और जो बाहर वाला पृष्ठ रहेगा उस पर आप क्या करोगे, कलई कर दोगे। ठीक, और एक यहाँ पे बिंदु आएगा, इस बिंदु को आप पी लिखोगे और क्या करोगे, एक लाइन ऐसे एकदम बीच में से इस बिंदु पी को क्या करोगे, मिला दोगे। एक लाइन ऐसे बिंदु पी से मिला देते हैं। ठीक, एकदम सीधी लाइन रहेगी। अब इस बिंदु पी में यहाँ पे एक बिंदु आप एफ लगाओगे और एक बिंदु आप सी लगाओगे। ठीक, अब एकाक दो रे आप ऐसे ड्रा कर सकते हो जो कि यहां से दर्पण से टकराएंगे और वो फोकस से होके जाएंगे। समझ गए, वो कहां से होके जाएंगे, फोकस से। उसी तरीके से एकाक दो रे आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक, ये भी क्या हुई, दर्पण से टकराई और टकराने के बाद इस फोकस से चली गई। इस तरीके से आप क्या करोगे, एक फिगर बना दोगे। ठीक है, ये मैं क्या दिखा रहा हूँ, ये जो एरो से दिखा रहा हूँ, ये मैं दिखा रहा हूँ कि प्रकाश की दिशा में चल रहा है। ठीक, और यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, यम1 लिख दोगे, यहाँ पे यम2 लिख दोगे और यहाँ से ये जो यफ है उसके जस्ट नीचे आप एक बिंदु लगाओगे। उस यफ से जो यहाँ पे पी है उसके नीचे एक बिंदु लगाओगे और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस रहेगी उसको स्मॉल एफ लिख दोगे और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस रहेगी उसको क्या लिख सकते हो आप, कैपिटल आर लिख सकते हो। ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई। ये कौन सा आपको दर्पण दिख रहा है, ये जो दर्पण है वो क्या है, अवतल दर्पण। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, उत्तल दर्पण का इसी तरीके से चित्र बना लेते हैं। तो उत्तल दर्पण का कैसा चित्र होता है, इस तरीके से होता है और इसका जो अंदर वाला पृष्ठ रहता है उस पर क्या किया जाता है, कलई किया जाता है। उसके अंदर वाले पृष्ठ पे कलई किया जाता है और इसको यम1 और यम2 लिख देते हैं। क्या लिख देंगे, यम1 m2 हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, एक लाइन जो रहेगा वो ऐसे आएगा, इसमें ऐसे आएगा। अब जो भी प्रकाश की किरण इस लाइन से समांतर जाती है, इस तरीके से आती है, इस वाली लाइन को आप जो बीच में से जाती है उसको आगे तक बढ़ाओगे और क्या करेगा, ये जो प्रकाश की किरण होती है वो टकराने के बाद इस तरीके से चली जाती है। इस वजह से इस प्रकाश की किरण इस तरफ आ जाती है। अब इसको आप पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो यहाँ पे ऐसे इस तरीके से मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। क्योंकि अब प्रकाश की किरण ऐसे चली गई तो ये तो आगे तो कहीं मिलेगी नहीं। एक बिंदु यहाँ पे आता है, इसको आप यफ लिखते हो
और इधर जो पॉइंट आता है इसको आप क्या लिखते हो, इस वाले पॉइंट को आप सी लिखते हो। तो ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक, तो ये प्रकाश की किरण की डायरेक्शन दिखा दे रहे हैं, किस दिशा में से प्रकाश आ रही, प्रकाश इस दिशा से ऐसे जा रही, दर्पण से टकराने के बाद इस तरफ आ गई। तो इस तरफ, तो यहाँ पे दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष पे एक यहाँ पे बिंदु था एफ और सी, इस पे जा रही थी जो कि दर्पण के इस तरफ था। तो अब प्रकाश की किरण अगर उत्तल दर्पण में टकराती है तो वो तो ऊपर निकल जा रही है, तो इस वजह से मुख्य अक्ष पे कहीं काटेंगे नहीं, तो इसका मतलब मुख्य अक्ष पे फोकस होगा ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुख्य अक्ष पे फोकस और वक्रता केंद्र होगी। तो ये वाली प्रकाश की किरण टकराने के बाद जब वापस लौटती है तो उस वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं, पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो वो क्या होती है, एक दूसरे से फोकस पे काटते हुए दिखती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये कौन सा दर्पण है आपके सामने, उत्तल दर्पण। ये क्या है, उत्तल दर्पण। अब इसी सारे चीजों की जो कुछ मुख्य बिंदु हैं उस सारे बिंदु को हम लोग पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग आप लोग डाल लीजिए क्या, वक्रता केंद्र। फर्स्ट हेडिंग आपको क्या डाल लेना है, वक्रता केंद्र। ठीक, वक्रता केंद्र को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो एक गोली दर्पण होते हैं ये किसी खोखले गोले का जो होता है उस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। ये जो गोली दर्पण है किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। जो खोखला गोला होता है उस गोले का भी तो कोई केंद्र होगा, तो वो जो गोला है उस गोले का जो केंद्र है वही इस गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। बात समझ में आ गई। जैसे कोई वृत्त है, कोई सर्कल है, उस सर्कल का कुछ केंद्र होगा। अब उसी वृत्त का अगर छोटा सा टुकड़ा लेते हैं तो वो अगर गोली दर्पण बनता है तो वो जो गोली दर्पण है, ठीक, वो क्या होगा, उस वृत्त का जो केंद्र होगा वो इस गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाएगा। समझ गए बात। तो अब इस गोली दर्पण के वक्रता केंद्र की हम लोग क्या कहते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे किसी खोखले गोले का, किसी खोखले गोले का केंद्र जिसका कि गोली दर्पण जिसका कि गोली दर्पण एक भाग होता है यहां पे बात समझने की कोशिश करिए। किसी खोखले गोले का केंद्र, ये जो खोखला गोला है इस तरीके से, इसका अगर हम लोग छोटा सा टुकड़ा लेंगे तो ये क्या बन गया, गोली दर्पण बन गया। इसके इस तरफ हमने क्या कर दिया, पारे की कलई कर दिया। ये जो छोटा दर्पण है ये पूरे खोखला गोला जो था यहाँ पे बना हुआ, उस खोखले गोले का यहाँ पे केंद्र होगा। अब ये जो केंद्र है, ये जो दर्पण बना है, इस दर्पण का वक्रता केंद्र है। अब तो आप समझ ही गए होंगे। तो किसी खोखले गोले का केंद्र जिसका कि गोली दर्पण एक भाग होता है, उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है इसे या इस बिंदु को कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, ये क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र की परिभाषा। अब नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डाल देते हैं क्या, वक्रता त्रिज्या। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, वक्रता त्रिज्या। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, अगर आपको इंफॉर्मेटिव लग रही होगी, तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अगर नहीं लग रही है, आपको ये फालतू चीजें लग रहा है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो वक्रता त्रिज्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो जो यहाँ पे P दिख रहा है, इस बिंदु P को ध्रुव बोलते हैं, और जो यहाँ पे C है इसको क्या बोलते हैं, इस बिंदु को वक्रता केंद्र, जो कि आप पढ़ चुके हैं। तो
इस सी से लेके और जो पी तक है उस दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, किसी, या अभी तो आपको ये पता नहीं कि ये ध्रुव है ये क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे किसी खोखले गोले का, किसी खोखले गोले का त्रिज्या, किसी खोखले गोले का त्रिज्या जिसका कि जिसका कि कोई गोली दर्पण कोई गोली दर्पण कोई गोलीय दर्पण एक कटा हुआ भाग होता है, एक कटा हुआ भाग होता है, कटा हुआ भाग होता है, भाग होता है, उसकी त्रिज्या, उसकी त्रिज्या दर्पण की, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, कहलाती है। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। क्या, प्रदर्शित, प्रदर्शित करते हैं। ये क्या हो जाएगा, जो वक्रता त्रिज्या है इस वक्रता त्रिज्या की परिभाषा होगी। तो जैसे ही कोई गोली दर्पण, ये कोई खोखला गोला है, इस खोखले गोले के ये सेंटर होगा, केंद्र होगा, और इसका जो यहाँ से इस सरफेस से जो डिस्टेंस होगा, इस सतह से जो डिस्टेंस होगा, इसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इस खोखले गोले का त्रिज्या बोलेंगे। यही त्रिज्या, ये जो खोखला गोला का ये जो त्रिज्या है, ये अगर अब इस खोखले गोले को हटा के इसको अगर कोई दर्पण बना ले, तो यही जो खोखला गोला है उस गोले की त्रिज्या जो रहेगी वो इस दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहा जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं और आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे कि किसको क्या कहते हैं। तो अब हमारी जो टॉपिक होगी वो क्या है, हेडिंग ध्रुव। ध्रुव को इंग्लिश में बोलते हैं पोल, तो हेडिंग डाल लेते हैं ध्रुव, इसको क्या बोलते हैं, पोल। तो इसका अगर परिभाषा हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो ये जो बिंदु P दिख रहे हैं यही क्या है, ध्रुव है। अब इसी की परिभाषा लिखनी, तो यहाँ पे लिखेंगे दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या है, जितने जगह से प्रकाश का परावर्तन होता है वही दर्पण का क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है। तो जितना परावर्तक पृष्ठ मतलब यहां से लेके यहां तक जो पृष्ठ है वो परावर्तक पृष्ठ हो गया। ठीक, इसका मध्य बिंदु ये P है, इसी बिंदु P को हम लोग क्या बोलेंगे, दर्पण का ध्रुव बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट शेडिंग को देखते हैं। ध्रुव के बाद जो नेक्स्ट शेडिंग है वो क्या है, मुख्य अक्ष। ठीक, तो मुख्य अक्ष की अब हम लोग क्या करेंगे, परिभाषा डालेंगे। तो हेडिंग डालना मुख्य अक्ष, हेडिंग मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष की जो परिभाषा होगी, मुख्य अक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो मुख्य अक्ष की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी, दर्पण के, दर्पण के दर्पण के ध्रुव एवं, दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को, वक्रता केंद्र को
मिलाने वाली रेखा को, मिलाने वाली रेखा को, रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये जो मुख्य अक्ष है उसकी डिफिनेशन है। तो यहाँ पे जो मुख्य अक्ष क्या है, सीपी जो रेखा आपको दिख रहा है ये कोई मुख्य अक्ष मान सकते हो। तो एम क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष। मतलब ये जो बीच वाली आपको रेखा दिख रही है इसमें, और जो इसमें बीच वाली रेखा देख रही है, ये क्या है, मुख्य अक्ष। तो इसमें देखो यहाँ पे जो बिंदु, यहाँ पे क्या होगा, एक बिंदु पी होगा, यहाँ पे एक बिंदु पी होगा। तो इस बिंदु पी को सी से मिलाने वाली जो रेखा है, और इसमें जो बिंदु पी है उसको सी से मिलाने वाली जो रेखा है, वही क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। तो इतने सारे डिफिनेशन हो गए। अब नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालते हैं, मुख्य अक्ष भी हो गया। अब इसके बाद कौन सी टॉपिक है उसको भी हम लोग पढ़ते। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हेडिंग दर्पण का द्वारक। क्या हेडिंग है, दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक। तो यहाँ पे द्वारक क्या हुआ, द्वारक का मतलब जैसे आपका मुंह हो गया जहां से आप खाना खाते हो, तो जितना बड़ा आप मुंह मतलब बड़ा कर सकते हो, वही उसी तरीके से जो दर्पण होता है उसका द्वारक होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब जितनी जगह से प्रकाश का परावर्तन हो सकता है, मतलब जितना बड़ा आपका शीशा है उतना बड़ा क्या होगा, दर्पण का द्वारक होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, व्यास को दर्पण का, दर्पण का द्वारक कहते हैं, द्वारक कहते हैं। चित्र में, चित्र में M1 M2, M1 M2 दर्पण का द्वारक है, दर्पण का द्वारक है, द्वारक है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, दर्पण का द्वारक। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग क्या पढ़ेंगे, मुख्य फोकस के बारे में पढ़ेंगे कि जो यहाँ पे बिंदु फी एफ दिख रहा है, इस मुख्य फोकस की क्या परिभाषा होगी, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो अब हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस की जो परिभाषा है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दर्पण के, दर्पण के मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, समांतर आने वाली, आने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर, बिंदु पर जाकर मिलती हैं, जाकर मिलती हैं या मिलती हुई, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो डिफिनेशन है वो क्या है, मुख्य फोकस की डिफिनेशन है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें। तो ये जो दर्पण की तरफ जा रही है, मतलब ये ऊपर वाली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी रेखा, ये सब क्या है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। और समांतर जाने के बाद क्या हो रही है, दर्पण से टकरा के क्या हो जाती है, वापस लौट जा रही है। ठीक, तो अगर कोई प्रकाश की दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है, तो यहाँ पे फोकस से होकर जा रही है, यहाँ पे भी समांतर जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर, लेकिन टकराने के बाद फोकस से नहीं जा रही, बल्कि फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। समझ गए? तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं,
तो इस बिंदु को फोकस बोलेंगे, मुख्य फोकस। तो यहाँ पे यफ क्या है, मुख्य फोकस है, और यहाँ पे यफ फोकस। तो इस दर्पण में जो मुख्य फोकस है वो दर्पण के बाईं ओर है, और शीर्ष दर्पण में जो मुख्य फोकस है वो दर्पण के दाईं ओर है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो ये चीज भी आप लिख सकते हो कि अवतल दर्पण में जो मुख्य फोकस होता है दर्पण के बाईं ओर होता है, और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस दर्पण के दाईं ओर होता है, ठीक है। बाकी मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से आप लोग क्या करते हो, लिखते हो। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं, मुख्य अक्ष हो गया, अब द्वारक भी हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारा जो है वो क्या है, फोकस दूरी। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, फोकस, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को स्मॉल एफ से लिखते हैं। तो फोकस दूरी की क्या होगी परिभाषा, फोकस दूरी की परिभाषा होगी दर्पण के मुख्य फोकस, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो जो ये आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये एफ दिख रहा है और ये पी दिख रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, फोकस दूरी। यहाँ पे लिखा भी है स्मॉल एफ पहले से ही। तो ये एफ से पी तक की जो दूरी है इसी फोकस दूरी कहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे पी से, यहाँ से लेके इस बिंदु पी से इस एफ के बीच की जो दूरी रहेगी वो क्या होगी, फोकस दूरी होगी। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं क्या, फोकस तल। और ये हमारा क्या है आज का लास्ट टॉपिक। तो फोकस तल, फोकस तल को इंग्लिश में बोलते हैं फोकल लेंथ, और फोकस दूरी को क्या बोलते हैं, फोकल डिस्टेंस। तो फोकस तल की परिभाषा क्या होगी, दर्पण के फोकस से होकर जाने वाले, फोकस से होकर जाने वाले दर्पण के फोकस से होकर जाने वाले एवं मुख्य अक्ष की अभिलंबवत तल को फोकस तल कहते हैं, फोकस तल कहते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगी, फोकस तल की डिफिनेशन हो जाएगी। और जो अवतल दर्पण होता है उस अवतल दर्पण में जो फोकस तल होता है वो दर्पण के बाईं तरफ होते हैं, और उत्तल दर्पण में दर्पण के दाईं तरफ होते हैं। अब आप सोचते हैं कि फोकस तल तो इसमें कुछ दिख ही नहीं रहे। तो ये जो फोकस है ये, और ये क्या है, ये वाली जो रेखा है क्या है, मुख्य अक्ष। तो अगर कोई रेखा इस मुख्य अक्ष के परपेंडिकुलर मतलब लंबवत जा रही है, ठीक, इस मुख्य अक्ष की कोई रेखा क्या हो रही है, लंबवत जा रही है, उस वाली रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस तल बोलेंगे। जैसे ये जा रहा है रेखा लंबवत, ये वाला जो ये तो मुख्य अक्ष हो गया और इसके लंबवत ही जा रही है। उसी तरीके से इसमें जो ये है ये क्या है, फोकस से होकर जा रही है, ये भी क्या हो जाएगा, फोकस तल हो जाएगा। ठीक, समझ गए आप। तो कोई भी रेखा जो कि मुख्य अक्ष से होकर जाती है और इस मुख्य अक्ष के क्या हो, अभिलंबवत हो, और वो फोकस से होकर जाएंगी। तो ये जो रेखा है वो मुख्य अक्ष के अभिलंबवत है और इस फोकस से होकर जा रही है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस तल बोलेंगे। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट वीडियो। फिर हम लोग मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो वास्तव में पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं दिए तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग एक बार ले लीजिए। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।